हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट थर्ड चल रही है उत्तराखंड LT से रिलेटेड। और आज ये जो है टॉपिक है इसका फेज ऑफ टीचिंग, डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। और साथ में जो है मैं बात करूंगा औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की भी। और साथ में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण सूत्र। तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये क्लास है उत्तराखंड LT टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं, क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला टॉपिक है वेरिएबल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। तो वेरिएबल ऑफ टीचिंग के तीन चर होते हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा है इंटरवेनिंग वेरिएबल, यानी स्वतंत्र चर, प्रतंत्र चर और हस्तक्षेप चर। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अब देखिए, स्वतंत्र चर के अंतर्गत वो आता है जो स्वतंत्र है, यानी वो है आपका शिक्षक। फिर आपके पास जब आप डिपेंडेंट चर की बात करते हैं तो छात्र जो है वो शिक्षक पर निर्भर है, तो वो आपके पास हो जाएगा डिपेंडेंट, यानी विद्यार्थी। और उसके बाद जो है आपके पास इंटरवेनिंग है वेरिएबल, यानी हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, या फिर आपके आएगी शिक्षण विधियां। तो ये होते हैं वेरिएबल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। शिक्षण जो इंडिपेंडेंट चर है वो शिक्षक है। शिक्षक अपना मटेरियल कहीं से भी तैयार करता है, बस वो सही और स्पष्ट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। उस मटेरियल पर निर्भर करता है विद्यार्थी, और किसकी हेल्प से यह शिक्षण प्रक्रिया चलती है, वो चलती है पाठ्य पुस्तक या शिक्षण विधियों की हेल्प से। तो एक छोटा सा टॉपिक है वेरिएबल ऑफ टीचिंग, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग की, शिक्षण की अवस्थाएं की। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग की तीन अवस्थाएं, सॉरी, शिक्षण की अवस्थाएं तीन होती हैं, या फेजेस ऑफ टीचिंग थ्री होती हैं। प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो ये क्या है आपके पास, पूर्व क्रिया अवस्था, अंत क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। तो शिक्षण की तीन अवस्थाएं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंत क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। अब इसमें क्या है आपके पास, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो पूर्व क्रिया अवस्था या प्री एक्टिव फेज क्या है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी टीचर जो है, शिक्षक जो है, टीचिंग से पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है। तो शिक्षक की शिक्षण से पूर्व की तैयारी, शिक्षण से पूर्व की तैयारी, ये होता है आपके पास प्री एक्टिव फेज, जिसमें शिक्षण जो है शिक्षक जो है ये निर्धारित करता है कि उसे किन शिक्षण नीतियों को अपनाना है। शिक्षण नीतियां, कौन कौन सी उसको शिक्षण नीति अपनानी है, साथ में उद्देश्यों आदि का निर्धारण होता है। तो यानी आपके पास जो टीचिंग से पहले की प्लानिंग होती है वो किसके अंदर आती है, पूर्व क्रियावस्था, प्री एक्टिव फेज के अंदर आती है। अब बात करते हैं अंतः क्रिया अवस्था की, टीचर सॉरी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग की। अब इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जो प्लान किया गया है, जो किसमें प्लान किया गया, प्री एक्टिव या पूर्व क्रिया अवस्था में प्लान किया गया, जो पूर्व क्रिया अवस्था में योजना बनी है, उसका क्या होता है यहाँ पे, प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण होता है, तो इसे कहते हैं अंतः क्रिया अवस्था। यानी आपने जो भी प्लानिंग किया, अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंतः क्रिया अवस्था या इंटरेक्टिव फेस हो जाएगा। और जब आप थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें किया जाता है आपका मूल्यांकन, और क्या दिया जाएगा, फीडबैक।
तो इसमें आपने जो दो ऊपर की अवस्थाएं थी, उन दोनों अवस्थाओं में जैसे टीचिंग आपने की, तो अब आपने बच्चों को देखना है कि कितना उन्होंने पढ़ा हुआ है, क्या उसकी मूल्यांकन की स्थिति है, और क्या आपका फीडबैक रहा। तो ये किसके अंदर आएगा आपके पास, पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर। तो होपफुली आपको शिक्षण की तीन अवस्थाओं के बारे में अच्छे से अब आइडिया हो गया होगा, और आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें है नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पूर्व क्रिया अवस्था जो आपकी प्री एक्टिव फेस होता है, उसमें आप अपनी प्लानिंग करते हैं टीचिंग की। फिर इंटरेक्टिव फेस में या अंतःक्रिया अवस्था में उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और फिर उसका एवोल्यूशन करते हैं आप पोस्ट एक्टिव फेस, उत्तर क्रिया अवस्था। सरल शब्दों में ये आपका शिक्षण की अवस्थाएं होती है। अब कभी कभी आपको क्या पूछता है, देखो कि जो शिक्षण के प्रकार हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, अलग अलग तरह से शिक्षण के प्रकार को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार होते हैं तीन। पहला है आपके पास ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक। फिर होता है आपके पास भावात्मक। और तीसरा प्रकार शिक्षण उद्देश्य के आधार पर आपका है मनोज्ञात्मक। मनोज्ञात्मक। ये आपके तीन प्रकार हो गए। तो शिक्षण उद्देश्य के आधार पर तीन प्रकार से शिक्षण होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक। अब गत्यात्मक, सॉरी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मनोगत्यात्मक होता है, मनोगत्यात्मक। ये आपके तीन प्रकार हो गए। मनोगत्यात्मक तीसरा, पहला भावा ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मकता है। तो ये आपके शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के तीन प्रकार हो गए। ऐसी जब आप शिक्षण के स्तर के आधार पर बात करते हैं, तो वहां भी आपके पास तीन होते हैं। एक होता है आपके पास फेमस है स्मृति स्तर। दूसरा होता है आपके पास बोध स्तर। और तीसरा होता है आपके पास चिंतन स्तर। चिंतन स्तर। तो मेमोरी लेवल आपके पास होता है, इसे कहते हैं मेमोरी लेवल। इसको कहते हैं आप कि आपको बोध हो गया है, नॉलेज हो गया है। और इसको कहते हैं आप कि आपको चिंतन हो गया है, आप क्या करेंगे, थिंकिंग लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है आपके शिक्षण स्तर के आधार पर स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ये आपके तीन प्रकार हो गए। तो शिक्षण के प्रकार शिक्षण उद्देश्य के आधार पर तीन, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। शिक्षण स्तर के आधार पर स्मृति लेवल, बोध लेवल और चिंतन लेवल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर। तो शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर तीन तरह से होता है। वो है आपके पास औपचारिक। दूसरा है आपके पास अनौपचारिक। अनौपचारिक। और अब आप तीसरा आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर तीसरा प्रकार क्या होगा। दो मैंने बताया आपको, औपचारिक, अनौपचारिक, और अब आपको खुद ही आइडिया मिल रहा होगा कि तीसरा क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षण स्वरूप के आधार पर। तो शिक्षण स्वरूप के आधार पर हो गया वर्णनात्मक। फिर दूसरा होता है आपके पास निदानात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षण है ये, निदानात्मक। ये आपके सिलेबस में भी है निदात्मक शिक्षण, तो इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और तीसरा आपके पास उपचारात्मक। तो ये आपके शिक्षण स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। यहाँ आपका औपचारिक, अनौपचारिक, और ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये बहुत इजी है, वो आप बता सकते हैं। तो ये थे आपके शिक्षण के प्रकार शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षण के स्वरूप के आधार पे। आगे बात करते हैं शासन प्रणाली के आधार पर। तो शिक्षण के जो प्रकार हैं शासन प्रणाली के आधार पर तीन प्रकार का है। राजतांत्रिक। राजतांत्रिक। दूसरा होता है प्रजातांत्रिक। और तीसरा होता है आपके पास हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप रहित, ध्यान रखना। रहित का मतलब होता है जिसमें कोई भी हस्तक्षेप ना हो।
अब बात करते हैं शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर। तो शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर तीन और प्रकार होते हैं। ये होता है आपके पास प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है आपके पास प्रदर्शन, और तीसरा प्रकार होता है आपके पास क्रिया आधारित, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो आजकल बहुत चल रहा है। तो ये किसके आधार पर है? शैक्षिक क्रिया के आधार पर। शासन प्रणाली के आधार पर राजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और हस्तक्षेप रहित। शैक्षिक क्रिया के आधार पर प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया आधारित। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के अंदर आएगा, एक्सप्लेनेशन आपने किया, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की। तो ये आपके पास तीन अलग अलग प्रकार हो गए। तो ये थे, इस तरह से शिक्षण के प्रकार को डिवाइड किया जाता है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनके आधार पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। शिक्षण स्तर के आधार पर स्मृति, बोध और चिंतन। फिर आप बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की, तो औपचारिक, अनौपचारिक, और ये मैं आपको बता दूं निरौपचारिक। आपने अगर कमेंट किया तो गुड। थर्ड है आपके पास, अगला है आपके पास शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, तो वर्णात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। फिर आपके पास राजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक और हस्तक्षेप रहित, ये शासन प्रणाली के आधार पर। और शैक्षिक क्रिया के आधार पर प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया आधारित। तो ये थे शिक्षण के प्रकार अलग अलग तरह से। अब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। क्या होती है औपचारिक शिक्षा? तो औपचारिक शिक्षा, सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है कि यह जो है नियमित शिक्षा प्रक्रिया है। क्या है? नियमित शिक्षा प्रक्रिया है। तो सबसे पहली बात औपचारिक शिक्षा से है कि यह आपकी नियमित शिक्षा प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है वो नियमित रूप से शिक्षा संस्थान, विद्यालय आदि में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षा है यह नियमित रूप से, जैसे आप जब टीचर या आईआईटी निकल बन जाएंगे तो तब आप जो शिक्षा कराएंगे वो आपकी औपचारिक शिक्षा कराएंगे। जब शिक्षा यह नियमित होती है, इसमें जो शिक्षा होती है ये क्या होती है? नियमित होती है। और किसमें होती है? शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थानों या विद्यालयों, या आप कॉलेज कह सकते हैं, आदि में होती है। तो यानी कोई फिक्स चार दीवारी के अंदर शिक्षा होगी, नियमित पाठ्यक्रम से होगी। पाठ्यक्रम योजनाबद्ध होगी। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो योजनाबद्ध होती है, और निश्चित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होगी, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। तो देखिए औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि सारी चीजें नियमित होती है, सिस्टमेटिक होती है, क्रमबद्ध होती है। पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां सब पहले से क्या होती है? निश्चित होती है। शिक्षण विधियां भी क्या होती है इसमें? शिक्षण विधियां निश्चित होती है। शिक्षण विधियां जो है इसमें निश्चित होती हैं। तो इसमें सारी चीजें पहले से पूर्व निर्धारित होती हैं, और वही चीजों के अंदर रह के ही आपको क्या करना है? पढ़ाई करानी होती है। अब क्या है इसमें कि परीक्षा, इसकी इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है कि परीक्षा होगी, उसके बाद प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, उसके बाद जो है क्या होगा? व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये जो परीक्षा या प्रमाण पत्र होंगे ये दिए जाएंगे, और साथ में जो है राष्ट्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र निर्माण की शिक्षा दी जाती है। तो औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया कि किसी निश्चित या नियमित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नियमित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्रक्रिया चलती है, जो जिसकी शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, सारी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं। जैसे आप अगर टीचिंग करेंगे स्कूल्स में तो आपके पास सिलेबस फिक्स है कि इस महीने, आप तो उत्तराखंड बोर्ड ने ये भी डिसाइड कर दिया है कि किस महीने आपको कौन सी 2 यूनिट पढ़ानी है, 2 चैप्टर पढ़ानी है। तो ये आपकी आएगी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अब बात करते हैं दूसरे स्वरूप की, और वो है अनौपचारिक शिक्षा। अब इसमें क्या होता है, देखिए जस्ट अपोजिट है। ना तो इसमें उद्देश्य, ना इसमें पाठ्यचर्या, ना पाठ्यचर्या, और ना ही कोई योजना बनती है।
ना ही कोई योजना बनती है। तो ये क्या है आपके पास, अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे बच्चे की, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे की प्रथम शिक्षा होती है वह अनौपचारिक वातावरण में ही होती है। इसमें कोई शिक्षण संस्थान भी फिक्स नहीं होता है। तो बच्चे की जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको पूछा जा सकता है कि बच्चे की जो है प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा वो अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, और कहाँ पे होती है बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा, आपको पता है, घर के वातावरण में। हो सकता है घर में या घर के आसपास रहने वाले इलाके में होती है। तो ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। अब इसका साधन क्या हो सकता है? तो अनौपचारिक शिक्षा के जो साधन है, तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन, अब आपको पता है कि अगर घर के वातावरण में शिक्षा है तो पहला है परिवार, दूसरा है देखिए सिनेमा घर। आप मूवी देखने गए, आपको पता नहीं कौन सी शिक्षा वहां से मिल जाए। हो सकता है कोई अच्छी भी मिले और कोई बुरी भी मिले। और साथ में आप टेलीविजन से भी देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। तो इसका कोई उद्देश्य, कोई पाठ्यचर्या कुछ नहीं होता है। खाली आप क्या करते हैं, किसी भी बाउंडेशन में नहीं बल्कि बिना बाउंडेशन के स्टडी कर रहे हैं। और ये बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा होती है ज्यादातर, उसे अनौपचारिक शिक्षा का रूप दिया जाता है। तो जैसे आप बच्चे को स्टार्टिंग में देखते हैं तो उसका कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है, आप अपनी मर्जी से बच्चे को जो पढ़ाना चाहे पढ़ा लेते हैं जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरा स्वरूप, जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को बोला था, वो है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या है देखिए, यह लगभग लगभग औपचारिक शिक्षा की तरह है। ध्यान रखिएगा, लगभग औपचारिक शिक्षा नहीं है, बट लगभग औपचारिक की तरह है, औपचारिक शिक्षा की तरह। अब अगर ये लगभग औपचारिक शिक्षा की तरह है तो कैसे ये औपचारिक शिक्षा से अलग है? तो इसमें क्या होता है कि सब कुछ वो निश्चित है वहां जो औपचारिक शिक्षा में है, लेकिन समय सीमा जो है, इसकी जो समय सीमा है वो क्या है आपके पास, फिक्स्ड नहीं है। समय सीमा जो है वो बंधी नहीं है। आपको ये नहीं है कि केवल 8 से 2 बजे तक ही स्कूल खुलेगा, उसके बाद स्कूल नहीं खुलेगा, ऐसी समय सीमा बंधी नहीं है। परंतु इसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या, ये सारी चीजें लगभग लगभग निश्चित होते हैं। अब देखिए, उद्देश्य, पाठ्यचर्या निश्चित होते हैं, लेकिन समय सीमा निश्चित नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा सा आपकी लचीली है। जैसे आप अभी मेरे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपका पाठ्यक्रम निश्चित है कि जो एलटी का पाठ्यक्रम दे दिया है पेपर 1 का। फिर आपका उद्देश्य निश्चित है कि आपको जो है एलटी क्रैक करना है। लेकिन अभी आपके पास समय सीमा क्या है, निर्धारित नहीं है स्टडी करने की। पेपर की समय सीमा की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी स्टडी करने की समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप रात के 1 बजे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, 2 बजे भी देख सकते हैं, 3 बजे भी देख सकते हैं, सुबह उठ के भी देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं। तो ये भी एक जो यूट्यूब है वो निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। लेकिन अगर आप स्कूल की बात करेंगे तो स्कूल में बाकी सारी चीजें तो निश्चित हो रही हैं, लेकिन आपकी जो शिक्षा समय है वो आपका बंधा हुआ है, यहाँ समय का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे ओपन लर्निंग है, ओपन लर्निंग का भी सेम यही है आपके पास कंसेप्ट, और वो भी किसके अंदर आती है, निरौपचारिक शिक्षा के अंदर। प्रौढ़ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। साथ में आपके पास दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जिसे कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा, ये भी क्या है, निरौपचारिक शिक्षा का है। पत्राचार पाठ्यक्रम, ओपन यूनिवर्सिटी से जो कोर्सेज होते हैं उसमें सारी चीजें निर्धारित हैं, लेकिन आप कब पढ़ें वो निर्धारित नहीं है। आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कॉलेज फिक्स समय से खुला हुआ है कि 9 से 5 है, उसके बाद आप विद्यालय में या महाविद्यालय या कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ओपन लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ विद्यालय में तो स्कूल होता नहीं है, तो आप क्लासेस होती नहीं है, तो आप क्या करते हैं, खुद से स्टडी करते हैं, और वो आपका कोई समय सीमा उसकी निर्धारित नहीं है। तो ये आ गया आपके पास निरौपचारिक शिक्षा।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, एम्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों चीजों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्स और ऑब्जेक्टिव दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो जो एम्स होता है वो फिलोसफिकल नेचर का होता है। एम जो है वो किस नेचर का होगा? फिलोसफिकल नेचर का होगा। और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं वो साइकोलॉजिकल नेचर के होते हैं। तो आपके दो जो चीजें हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव, वो दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। फिलोसफिकल नेचर का होता है एम्स, और ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, एम को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य, और ये होता है आपका फिलोसफिकल, सॉरी, साइकोलॉजिकल नेचर का। इसमें क्या है? जो एम्स होते हैं, दूसरा चीज क्या है, जो एम्स होते हैं वो समय, काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। यानी क्या होता है आपका कि जो एम्स है, लक्ष्य है, वो आपका समय काल परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है आपका, निश्चित और स्पष्ट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपका उद्देश्य जो है वो निश्चित है और स्पष्ट रहेगा। तो लक्ष्य समय और काल परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मूल्यांकन करना कठिन है। क्या है देखिए, मूल्यांकन कठिन है लक्ष्य का, लेकिन आपके उद्देश्य में आप कितना सफल हुए उसका मूल्यांकन करना सरल है। तो यहाँ क्या है आपके पास, जस्ट अपोजिट, इसका मूल्यांकन सरल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, तो ये जो है जनरल या सब्जेक्टिव होते हैं। ये जनरल होंगे, सामान्य होंगे, या सब्जेक्टिव होंगे, किसी पर्टिकुलर चीज पे निर्भर होगा। और जबकि उद्देश्य जो है एक स्पेसिफिक होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये क्या है आपके पास, स्पेसिफिक होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ये डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं, यह जो है लक्ष्य जो है वो आपका जनरली समाज केंद्रित होते हैं। लक्ष्य किस पे केंद्रित होते हैं? समाज पे। और जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य, वो आपके होते हैं चाइल्ड केंद्रित, मींस चाइल्ड सेंटर्ड। ये आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो है थ्योरेटिकल होते हैं। थ्योरेटिकल मींस सैद्धांतिक। और यहाँ जो है आपके पास थ्योरेटिकल ना होके फंक्शनल होते हैं, फंक्शनल होते हैं। तो ये है। तो लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या है? लक्ष्य फिलोसफिकल नेचर के होते हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। अभी देखिए, आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य है कि आपको एलटी बनना है। लेकिन अगर समय आपका खत्म हो गया, किसी कारणवश आप नहीं बन पाए, तो आप इस साल अगर एलटी नहीं निकाल पाए, तो हो सकता है आपका कुछ टाइम के बाद एम चेंज हो जाएगा और आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपका लक्ष्य बदल गया है। मूल्यांकन कठिन है। क्यों? कैसे, कब, कैसे नहीं हुआ, इसका मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। जनरल है, सामान्य है, सब एलटी बन रहे हैं, सब्जेक्टिव भी है, और समाज केंद्रित है। आप एलटी बनना चाह रहे हैं तो समाज में और लोग भी एलटी बनना चाह रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है? अगर आपका उद्देश्य केवल है कि आपको, जैसे समझ करो, आपको क्या करना है, इस क्लास को आप एलटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इस क्लास को आप सामान्य नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। अभी आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे थे, कोई एम था आपका, लेकिन आप अगर केवल नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। साइकोलॉजिकल होगा, निश्चित है, स्पष्ट है कि आप केवल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद सरल है, इसका मूल्यांकन करना सरल है कि आपने कितना सीखा ये आप जान लेंगे। अब लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि एलटी में आपका सिलेक्शन हुआ इस क्लास से या नहीं हुआ, वो मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। लेकिन आपने गेन कर लिया, आपको लर्निंग ऑफ टीचिंग ऑफ फेज ऑफ टीचिंग आ गई, ये आप समझ गए। स्पेसिफिक है कि आपको सिंपल भाई मुझे क्या करना है, नॉलेज गेन करना है। चाइल्ड सेंटर्ड है, मेरे खुद पे निर्भर है, समाज से इसका कोई फंक्शनल नहीं है, मुझे खुद के लिए नॉलेज गेन करना है, मुझे एलटी बन के समाज की सेवा नहीं करनी। और फंक्शनल है, मैं अपने
जब मैं इसको सीख जाऊंगा तो मैं इसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा और इन चीजों को अपने कार्यों में इम्प्लीमेंट करूंगा, वो मेरा उद्देश्य है, सिंपल। तो ये डिफरेंस है लक्ष्य और उद्देश्य में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, और जो है शिक्षण सूत्र से। तो शिक्षण सूत्र क्या होता है, देखिए, शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न खोजों के आधार पर समय समय अनुभवी शिक्षकों, मनोविज्ञानों और शिक्षण शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों और निर्णयों को सूत्र के रूप में रखा, जिनके प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली रूप से वैज्ञानिक बन सकती है। अब देखते हैं कि क्या है शिक्षण सूत्र। ज्ञात से ज्ञात की ओर, पहला फेमस है। देखिए, शिक्षण सूत्र है ये, इसको कंफ्यूज मत कीजिए, इसको शिक्षण विधि में मत डाल दीजिएगा। तो ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र क्या कहता है कि विद्यार्थी वही बातें बताई जानी चाहिए जो उन्हें ज्ञात हो, फिर उनसे नवीन ज्ञान या अज्ञात चीजों का बोध कराना चाहिए। तो इसका मतलब है पहले उनको जो पता है वो बताइए, और फिर जो उनको पता नहीं है उस पे जाइए, सरल से जटिल। पहले आप सरल चीजों को बताइए, जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो पहले आप सरल चीजों को बताइए और फिर उसको जटिलता की तरफ ले जाइए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रहे। अनिश्चित से निश्चित, विद्यार्थी प्रारंभ के विचारों में अस्पष्ट और अनिश्चितता होती है। जैसे आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, सपोज करो आप सन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी के दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हैं कि क्या होता है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब उसको आप धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो वो निश्चित की तरफ बढ़ जाता है। अब उसको फिक्स पता चल गया कि सन के बारे में ये चीजें हैं, तो निश्चित विचारों को स्वीकारने लगता है। अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, अब देखिए ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। अनुभूत से युक्त युक्त की ओर का मतलब है कि आप पहले बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, और उसके बाद विद्यार्थियों को जो है तर्क युक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी पहले आपने, ये ज्यादातर जो है साइंटिफिक है, इसमें आप साइंस और मैथ्स में यूज कर सकते हैं। सपोज करो आप बच्चे को जो है एसिड बेस पढ़ा रहे हो, अम्ल और क्षार। तो आप इसको क्या क्या करेंगे कि इसको ले गए आप लैब में, आपने इसको एक टिश्यू, जो आपके लिटमस पेपर होते हैं, लिटमस पेपर टेस्ट कराया, तो बच्चे को पता चला कलर चेंज हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, उसको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, और प्रत्यक्ष अनुभव से तब आपने उसको क्या किया, तर्क दिया कि अगर रेड से ग्रीन होगा या ग्रीन से रेड होगा तो ये होगा। तो इस तरह से आपके पास अनुभूत से युक्त युक्त की ओर। मूर्त से अमूर्त, पहले जो है स्थूल वस्तुओं से भिन्न होता है, और फिर जो है उसके सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करता है। पहले उसको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन उसको कंसाइज वे में, जैसे आपको क्या करना है, पहले पूरे सिलेबस को पढ़ लेना, फिर कंसाइज वे में उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण, फेमस सूत्र है, आपको पता ही है। विश्लेषण का मतलब होता है कि पहले आप क्या करेंगे, सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझेंगे, वो आपका संश्लेषण बन जाएगा। पहले आप विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और फिर उनको जो है कलेक्शन करके एक साथ ज्ञान से जोड़ेंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो आपको दिख रहा है उसको पहले आपने सीखा, और फिर उससे रिलेटेड अप्रत्यक्ष चीजों को सीखने की कोशिश की। विशिष्ट से सामान्य की ओर, किसी, देखिए, जो आपका उद्देश्य था, उद्देश्य से लक्ष्य की ओर बढ़ना है। उद्देश्य स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट, और लक्ष्य जो होता है वो सामान्य होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रक्रिया में आगे बढ़ना है तो हमेशा जो है किससे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव से एम्स की ओर जाना चाहिए, उद्देश्य से लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। तो वही है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगर आप पहले नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ेंगे, जैसे आपने बीएड किया होगा, तो धीरे धीरे आप उसको जो है अपने लक्ष्य में इंप्लीमेंट करेंगे और अल्टीमेट सिलेक्टेड हो जाएंगे, या किसी अन्य एग्जाम में सिलेक्ट हो पाएंगे। मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर, तो मनोविज्ञान से तार्किक क्रम की ओर का मतलब है कि पहले आप विद्यार्थियों की रुचि, योग्यताओं, जिज्ञासा, आवश्यकताओं, परिपक्वता, इन सब के बारे में सोचेंगे, और उसके बाद क्या होगा, देखिए, उसके अनुसार शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए उनके मानसिक विकास के अनुकूलन ज्ञान को तर्क सम्मत कर्मानुसार प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट में है, किस तरह से वो पढ़ना चाहता है, इन सब का कंक्लूजन करेंगे, और फिर जो है उसके बाद आप किसकी ओर बढ़ेंगे, उसको नॉलेज या उसको लॉजिकल थिंकिंग उसकी बढ़ाने की तरफ बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं आगमन से निगमन की ओर, ये भी फेमस है। देखिए, विद्यार्थियों के समकक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर नियम निकाला जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है उदाहरण की सहायता से उन नियमों की सत्यता की जांच करनी चाहिए। तो पहले उदाहरण की सहायता से नियम बनाने चाहिए, और फिर
सॉरी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और फिर उनसे नियम निकाल के उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, जिसे निगमन कहते हैं। तो ये है आपका आगमन से निगमन। अब एक और है आपके पास पूर्ण से अंश की ओर। तो एक और आप नोट कर सकते हैं इसमें, पूर्ण से अंश की ओर, वो शायद ऊपर मिस हो गया है। तो पूर्ण से अंश की ओर, अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि पहले विषय वस्तु को समग्र रूप से विद्यार्थियों के समक्ष रखा जाना चाहिए और फिर उसके अंशों को पढ़ाया जाना चाहिए। पहले आप कहते हैं कि भाई मैं गणित पढ़ाऊंगा, गणित के अंदर इतने इतने चैप्टर हैं, ये आपका पूर्ण नॉलेज हो गया। और फिर आप स्टार्ट करते हैं कि आज हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, तो आपका अंश हो गया। जैसे शैक्षिक तकनीकी, एक पूर्णा मैंने बताया कि मैं आपको शैक्षिक तकनीकी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें जो सारी चीजें हैं अंश, उनको हमने जोड़ दिया है। तो ये है पूर्ण से अंश की ओर। तो ये थे आज के आपके लिए टीचिंग सूत्र, शिक्षण सूत्र। साथ में हमने डिस्कस किया फेजेस ऑफ टीचिंग, वेरिएबल ऑफ टीचिंग, और साथ में टाइप ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकार। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इस यूनिट से ई लर्निंग, और साथ में डिस्कस करेंगे ई लर्निंग के साथ साथ आईसीटी और सीएआई के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नए हैं, आपको मैं अच्छे तरीके से इनको समझाऊंगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। लेकिन अभी भी मुझे नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग केवल क्लासेस का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, क्लासेस पढ़ रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अपडेटेड नॉलेज लगातार मिलती रहे और आप एक सब्सक्राइब करने से किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन आप अपनी कंटिन्यू रखिए। होपफुली आपका सिलेक्शन इस बार अल्टी में जरूर हो जाए।